हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईओएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डोस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next important chapter here, the growth and development in a plants. There are 20 chapter for NIS board and also for the all student is the syllabus of growth and development in a plant. There is a most important topic here. If you ensure there seed your garden or in a pot, after few days you would be find a tiny seedling are coming out from to the seeds. As a day pass, their tiny seedling is a grow in the size, the number of leaves increasing, and later it is a grow into a mature plant and produce a flowers and fruits. This is a process of growing and developing. Beside growth and development, plants also show the movement, but it is not be clearly visible as the case of animal. In this lesson, you will be learn about the growth, development, and a movement in a plant. This is the most important topic here. And after the study this lesson, you will be able to define the term growth and development and difference between to growth and development and explain to the growth curves and list the various stages of cellular growth and explain to the various method of measurement of plant growth in here and describe the factor affecting to plant growth and important for growth of regulator or explain the role of growth regulator as a dormancy and germinate of seeds and differentiation of among to the short day is a plant, long day and plant and the day of neutral plant and define the term of negotiation of the senses and identify the effect of the salt stress and the water stress in a plant and define the various type of movement like azemopilism, photosynthesis and nestus is a terror moment for here. दोस्तों, यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है पौधों में वृद्धि और परिवर्धन। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पौधों की वृद्धि अब किस प्रकार होना है इसके विषय में है। हमने फूल फल उसके हर एक पार्ट के बारे में विस्तार से जाना। अब ये जानना अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि पौधों में वृद्धि किस प्रकार होता है और इसका क्या कारण है। यदि आप
अपने बगीचे या जो है गमले में बीज बोते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको यह छोटा सा पौधा जो है बीज से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो है नन्हा पौधा आकार में बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें बाहरी सारी पत्तियां निकल आती है और बाद में बढ़ते बढ़ते एक प्रवेश पाद यानी पादप के रूप में बन जाता है और फूल और फल उत्पन्न होने लग जाते हैं। और यह प्रक्रिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं वृद्धि और प्रवर्धन के साथ साथ पौधे गति भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह परिस्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती है जैसे कि जानवरों में दिखाई पड़ती है। अब इसमें जो है हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर चैप्टर में है क्या। देखिए, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना तो बहुत सी बातें जो होगी जिसके बारे में आप जान सकोगे। जैसे वृद्धि और परिवर्धन शब्दों की परिभाषा कर सकोगे और वृद्धि और परिवर्धन में विभेदन भी कर सकोगे और वृद्धि ग्राफ के द्वारा भी समझ सकोगे और कोशिका वृद्धि विभिन्न अवस्थाओं की सूची भी कर सकोगे। पौधों की वृद्धियों को मापने के विभिन्न तरीकों को भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि नियंत्रक जो है महत्व का भी यहाँ पर जो है आप अच्छे से समझ सकोगे। उसके बाद अल्पदीप्तकाली और दीप्तकाली और दिवसीय निरत पौधों में भी आप विभेदन कर पाओगे कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। विलंगन हो या आपके जितोड़कों हो या सभी हो, सबकी परिभाषा आप जो है अच्छे से दे पाओगे। पौधों एवं परम जो है प्रतिबल और जल प्रतिबल के जो है प्रभावों को भी पहचान सकोगे, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभिन्न प्रकार की गतियों जैसे गुरुत्वावर्तन यानी गैमोस्ट्रोफिलिज्म, प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोलिज्म, अनुकंची यानी नेस्ट्रिक्स तथा स्फीति टोरेस गतियों की परिभाषित भी आप जो है भली भांति कर पाओगे। लेकिन ये सब होने से पहले जो देखते हैं हमारा टॉपिक में है क्या। The growth and development is the first topic is here. Is the most important topic here is the growth and development. You must be noted that all living organisms grow in a size. But have you ever thought how to, do theirs grow? Growth take place due to the cell division. The growth is placed due to the cell division and which is increasing the number of cells in a body. And this process continually and we observe increase in the weight, size and volume all plant and animal. This is called to the growth. There is a call to the growth and growth is a factor here. Growth is a living organism may be defined as the irreversible increasing in their number and size of cell, organs and whole organism. There is the most important here. Growth in the living organism will not be uniform throughout their lifespan. Growth takes place at a fast rate till their plants and animals attain to maturity. Then it is a slow down and at the particular time it is a stop. Later in the life death occur. All this change that is occur in organism is starting from it is a beginning till it is a death may be collectively be a term as a development. Development is associated with the macrophagogenesis and the differentiation of macrophagogenesis in this process of development shape and structure of an organism and differentiation in the process of change in the cell, tissue, organ and carry out a different function. There is a most important for here. There is a growing the living organism. There is a letter is a life death. Death is a general processing in the all organism and there is all changing to organism starting to beginning to death. There is a most important feature here. There is a talking here is a morphogenesis. Morphogenesis is the most important for structural. But one fact is come here, a development in the whole series of quantitatives and quantitative changes such as growth, differentiations and maturation which is the organism undergoes throughout its life cycle. There is undergoes to the maturation which the and differentiation or as the organism undergoes to throughout its life cycle. दोस्तों यहाँ पर जो है वृद्धि और परिवर्धन के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये जो होती है वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। कोई पौधा अगर बड़ा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? कोशिका विभाजन यानी कोशिका की वृद्धि के फलस्वरूप ही ऐसा संभव हो पाता है। और ये कोशिकाएं जो होती संख्या में बहुत संख्याओं में वृद्धि करती है। जैसे इंसानों में भी सेल डिवीज़न होता है ऐसे ही प्लांट में भी देखने को मिला है। यह प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है और हम सभी पौधों का जानवरों के वर्णन, आकार और आयतन बढ़ोतरी होते रहते हैं। इसे ही वृद्धि ग्रोथ यानी वृद्धि हम कहते हैं यानी ग्रोथ कहते हैं। देखिए इंसानों में तो बेशकली ये ग्रोथ रुक जाती है पर पौधों में रुकती नहीं है। पौधे जो है
वो कंटिन्यू ग्रोथ करते ही रहते हैं, काफ़ी हद तक ग्रोथ करते हैं, तभी तो उनका साइज़ जो होता है डिफरेंट होती है। यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात आती है कि जीवित प्राणियों में वृद्धि को कोशिका या अंग पुनर्जीवित संख्या अथवा आकार की उत्क्रमणीय बढ़ोतरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी किसी भी जीवित प्राणी में वृद्धि को कोशिकीय अंग और जो है पुनर्जीव की संख्या अथवा आकार की उत्क्रमणीय बढ़ोतरी के रूप में जो है आप यहाँ भली भांति समझ सकते हो। कहते हैं जीवित प्राणियाँ या जीवों में वृद्धि पूरे जीवन काल में एक सी नहीं होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं हर एक प्राणी में दोस्तों पूरे लाइफ टाइम वृद्धि नहीं होती है, जो मैं पहले ही बात बता चुका हूँ। कहते हैं पौधे तथा जंतु जब प्रव्यक्त अवस्था में होते हैं तो वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। यानी जब ये बच्चे अवस्था में होते हैं, जब इसको ग्रोथ के टाइम होता है तो बहुत काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ते हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे कम होता ही चला जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, बाद में कम होता ही चला जाता है और एक विशेष समय पर रुक जाती है। यानी काफ़ी एक समय जब आता है जब ये ऑटोमेटिक रुक जाती है। बाद में जीव मर भी जाता है, किंतु प्राणी के जीवन काल में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी बदलावों को सामूहिक रूप से हम परिवर्धन का नाम दिए हैं। यानी इसको ही डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी व्यक्ति जो है जन्म लेता है, जन्म के बाद जो सारी प्रोसेसिंग करता है और अंत में मर जाता है, ये सारे जो होते हैं डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। कहते हैं संरचना विकास और परिवर्धन से जो परिवर्तन संबंधित है। संरचना विकास किसी जीव के आकार और संरचनाओं में वृद्धि के लिए जो है विकास की प्रक्रियाओं के लिए विभेदित कोशिकाओं को अंगों के विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। कि कहते हैं कोशिका अगर विभाजन होगी, कोशिका की अगर बढ़ोतरी होगी, तभी जाके जो है कोई जीव आगे जो है हर कार्य करने के लिए सक्षम होगा। अगर वो वृद्धि नहीं करती है, वो अगर उसके शरीर में सभी अंगों का विकास नहीं होता है, तो चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनका विकास नहीं हो पाएगा और अपने जैसे जो है इंडिविजुअल जो है पैदा करने के लिए या उत्पत्ति करने के लिए सक्षम होना उनके लिए संभव नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं संरचना विकास किसी भी जीव का, देखिए संरचना विकास है किसी जीव का आकार और संरचना के विकास की प्रक्रिया और विभेदन कोशिकाएं और उत्कोट और अंगों में विभिन्न कार्य करने के लिए आए बदलाव की प्रक्रिया को ही कहते हैं। यानी जो बदलाव होती है दोस्तों शरीरों में, जो इतना बदलाव देखने को मिलता है, सारे प्रक्रिया इन्हीं कारणों से ही होती है। कहते हैं किसी जीव के समूचे जीवन काल के दौरान होने वाली प्रक्रिया जैसे वृद्धि, विभेदन, प्रयोक्ता क्रम को ही परिवर्तन कहलाता है। तो आप इसका डेफिनेशन आपको माइंड में रखना चाहिए कि किसी जीव के समूचे जीवन काल के दौरान होने वाली प्रक्रियाएं जैसे वृद्धि, विभेदन, परिवर्तन के क्रम को ही परिवर्तन कहा जाता है। यानी वृद्धि और विभेदन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो क्या परिवर्धन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। परिवर्धन का मतलब ही होता है विकास, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कि परिवर्धन जो वर्ड है कोई खास वर्ड नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया गया है। तो our next topic is stage of cellular growth. There is a most important topic here, stage of cellular growth. There you have already learned that the growth of organism is always associated with the growth in a size and number of cell. The growth of organs or organism occur in three successive stages. There are first is a cell division. There is a first is a cell division is the most important here. The number of cell increasing due to mitosis. There is a cell division here is a mitosis, and cell engagement is the size of individually cell increasing after cell division due to the increasing in the volume. It is a protoplasma. There is a most important here the size of individual cell increasing after the cell division due to increasing the volume. It is a protoplasma. And third is the cell differentiation. The cell differentiation is here in the stage structure of the cell change to perform a specific function. There is the most important here structure of cell or change to perform the specific function, and similar types of cell having same functions and from a group which is known as a tissue. The tissue has an important role play in this cell differentiation because there is stage of structure of the cell change to perform a specific function. The tissue is the most important here. Frey here show there is important for cell division. There is most important for here. There is single, there is a multiplication of other cells, and there continue a division on the cell, and they are most important for the mitosis division on plant and their growth of the size and structure.
And here also division, the comprehension of the cell division and the cell engagement. The cell division is the first and cell engagement of second. There is a mitosis division for here, and there is a multiplication of all the plants, animal, and there is a most important for the division of the cell. And the here in the lower organisms such as bacteria and the algae, the entire body growth. But is a higher organism like a fern, pinus and flowering plants, its growth is restricted to the cell present only in the growing region, like a shoot, apex and the root tip, and close to the lateral sides of the stem, root, and growth at the tips lead to the aggregation of bodies, and part and lateral growth lead to increasing in the thickness of stem and root. There is a most important for here and the दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है कोशिकीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए कोशिकीय जो होती है वृद्धि उसकी भी बहुत अवस्थाएं होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अदा करता है। आपको पता है कि कोशिकीय वृद्धि हर जीव जंतु में जो है अनिवार्य होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव हो या कोई प्लांट हो, सब जगह जो है ग्रोथ अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं वृद्धि हर एक जीव जंतु के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कोशिकीय वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं होती है जो उनके आगे बढ़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी जीव की वृद्धि हमेशा उसकी कोशिकाओं की वृद्धि से संबंधित होती है, यानी जितना कोशिका वृद्धि होती है उतना ही वो आगे जो है वृद्धि करता है। कोशिकाओं की वृद्धि की 3 लगातार होने वाले अवस्थाएं होते हैं, जैसे कोशिकीय विभाजन, कोशिकीय विभेदन और एक और भी होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं यहाँ पर सेल डिवीज़न जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, कहते हैं इसको हम सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के रूप में लेते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है 1 से 2 में विभक्त हो जाना। ठीक है, कि कारण कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होती है। ठीक है, 2 से 4 बन जाता है। तो ये काफ़ी सूत्री विभाजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको मिसेसिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है सूत्री विभाजन जिसको हम म्यूटेसिस कहते हैं। तो दोनों विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें पहला जो होता है दोस्तों सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन होता है। अगर दूसरे की बात करें हम तो कोशिका विवर्धन होता है, यानी सेल एंगेजमेंट कहलाता है वो, यानी कोशिका विवर्धन। इसमें कोशिका विभाजन के बाद प्रत्येक कोशिका का आकार बढ़ने के कारण उसके जीव द्रव्य का आयतन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे इंसानों में भी होता है, पहले छोटे से बच्चे होते हैं, बच्चे से देखते हो ये वयस्क जब बनते हैं तो इनमें सेल डिवीज़न यानी कोशिका सेल डिवीज़न ही होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर 2 डायग्राम शो किया गया है जिसको समझाने के लिए आपको पर्याप्त रहेगा। यहाँ पर आप अगर 2 डायग्राम देखो तो बहुत क्लियर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ जो है कोशिका विभाजन हो रहा है और दूसरा की तरफ जो है कोशिका विवर्धन हो रहा है। यानी कोशिका विभाजन कोशिका विवर्धन में तुलना को यहाँ दर्शाया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन में कैसे जो है मिटोसिस जो हो रही है और कैसे जो है 2 भागों में विभक्त हो गई है। लेकिन वही दूसरे साइड देखोगे तो इसके साइज़ में जो है वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, इसमें डिवीज़न नहीं हुई लेकिन इसके साइज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। अब देखिए साइज़ में जो बदलाव आना एक जो है जीवों के डेवलपमेंट का एक उदाहरण होता है, क्योंकि अगर साइज़ में वृद्धि नहीं होगा, आगे वो नहीं बढ़ेंगे तो छोटा सा पौधा बड़ा पौधा में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे इंसानों में जो आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये धीरे धीरे वृद्धि करके आगे जो है अपना जीवन को जो है आगे बढ़ाते हैं और आगे हर कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो पौधों में भी ऐसे ही होता है, वो छोटा सा होता है लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो हर कार्य करने के लिए, चाहे उसमें फूल आना, चाहे फ्रूट आना या किसी प्रकार की क्रियाएं होती है, सारे जो है निर्धारित हो जाती है। तो ये तब होता है जब सेल डिवीज़न होगा, यानी इसका बॉडी पार्ट में डेवलपमेंट होगा। उसके पश्चात तीसरी बात जो थी कोशिका विभेदन। देखिए कोशिका विभेदन भी एक तरह के जो है ऊतक के बढ़ाने का एक तरीका होता है। कहते हैं इस अवस्था में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए कोशिका की संरचना बदल जाती है, यानी कोशिका की संरचना दोस्तों जो होती है यहाँ पर बदल जाती है और एक ही प्रकार की कोशिका एक ही तरह का कार्य करने के लिए एक समूह बनाती है, यानी एक ग्रुप बनाती है जिसे हम ऊतक कहते हैं। यानी इस अवस्था में किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए जो है एक ग्रुप बनाती है जो कि ऊतक कहलाता है, और ऊतक मतलब होता है टिश्यू। तो ये तो आपको शायद नॉलेज पहले से भी रहा हो। कहते हैं निम्न जीवों में जैसे जीवाणु और शैवालों में संपूर्ण शरीर वृद्धि होती रहती है, लेकिन उच्चतर जीव जैसे फर्न, चीड़ और पुष्पी पादों में वृद्धि केवल
जो है बुद्धिमान स्थल को कोशिकाओं तक ही सीमित रहती है और यह स्थल प्रभाव शीर्ष और जड़, शीर्ष पर और तने और जड़ों के पार्श्व भागों में उपस्थित होती है। कहते हैं शीर्षों के जो है वृद्धिमान स्थलों में वृद्धि के कारण जो संबंधित भागे लंबे हो जाते हैं और पार्श्व वृद्धि के कारण ही ये जो है जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। यानी ये वृद्धि नहीं होगा तो शायद जो है पौधे मोटे नहीं होंगे और वो जो है हर कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जो कहते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी हो, चाहे चीड़ हो, चाहे फर्न हो, चाहे पुष्पी पादपों हो, सब में वृद्धि जो है कोशिका के कारण ही होती है और ये कोशिका जो होती है सभी भागों को वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फॉर द all board and all exam, there is the most important for a growth curve. Examiner asked too many times of this question of growth curves. The rate of growth of plants or parts not away to the same during to its lifespan. Sometimes it is slow and the other time is rapidly. If you plot to increasing of cell number means growth rate against time and typically shape and curve is obtained. This is called to growth curve is a seminoid growth curve. There is called to sigmoid and growth curve for here, and there is curve has three phase. There is a lag phase and there is a log phase and a steady phase here. So here is the first lag phase. This is the initially phase of growth, even to the rate of growth is very slow. Friend, here is the lag phase is the development is very slow, means growth is very slow, and the log phase is it is a rapidly growth and the maximum during to entire lifespan. There is a log phase is the most important is a phase. There is a growth is a maximum. There is a growth is maximum and the steady phase there is the rate of growth rate is decreasing and the finally stop. There is a decreasing and finally growth in a steady phase. It is a three phase is the most important. Lag phase is a log phase and steady phase. So in this diagram, here show this diagram is the sigmoid curve is a dry weight and there is a lag phase, log phase and there is a last steady phase. Here show there is the Stromis curve is most important here. There is a dry bed, is a log phase, and there are log phase, and the lag phase is the and goes to the steady phase. There is the most important. There is the starting for the seed germinating and the losing of weight, and here is go to the slowly growth and the rapidly growth. Here there is a maximum time is the log phase and there is a no growth and fruits a leaf and the loss. There is a directly death. This is the most important curve of here. There is a completely understanding. The total time period during which the fastest growth of the organs and organism occur is called to the grand period of the growth. There is called to the grand period of growth on here. तो कहते हैं अगर वृद्धि वक्र की बात हम करें तो कहते हैं कर्व जो ग्रोथ कर्व होती है ये कई एग्जामिनरों के लिए और कई एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों में अगर ये टॉपिक है ग्रोथ कर्व तो समझिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांसेस जो है 100% है, क्योंकि इसके बिना जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। कहते हैं पौधे की या फिर पौधे के भाग की वृद्धि दर संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान हमेशा एक सी नहीं होती है। कभी ये अत्यधिक धीमी हो जाती है और कभी ये जो है तीव्र गति से कार्य करती है। यदि हम कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि को जो है समय के विपरीत लेते हैं तो एक बहुरूपी आकार का वक्र होता है। इसे हम वृद्धि वक्र या सिग्मोइड वक्र यानी इसको हम ग्रोथ कर्व या सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ग्रोथ कर्व या सिग्मोइड कर्व आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। कहते हैं अगर हम डायग्राम को यहाँ पर देखें तो हमें पता लगेगा कि किन किन चरणों से ये गुजरता है। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो शुल्क बार दिखेगा, यहाँ पर सिग्मोइड वक्र दिखाया गया है जिसमें लैग फेस दिखाया जाएगा, लॉग फेस दिखाई जाएगी और स्टैंडी फेस दिखाई गई। कहते हैं इसमें तीन फेस ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। लैग फेस प्रवस्था जो होती है और लॉग प्रवस्था कहलाती है और स्थिर स्टैंडी प्रवस्था। देखिए यहाँ बीज का अंकुरण से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ की जो ग्रोथ होता है अंकुरण से स्टार्ट होती है और ये धीमी वृद्धि करती है। ये अपना वृद्धि तब पकड़ लेती है जब ये लॉग फेस में जाती है। लॉग फेज में जो होती है काफ़ी तीव्र वृद्धि होती है और जैसे लॉग फेज से आगे निकलती है ऑटोमेटिक जो है इसका वृद्धि रुक जाती है और वृद्धि रुकने के बाद क्या होता है ये स्टडी प्रवस्था में चली जाती है यानी स्टडी ग्रोथ में चली जाती है और उसके पश्चात जो है ये मृत्यु को प्राप्त होती है यानी ये जो है पौधा खत्म हो जाती है। तो ये ग्रोथ जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहते हैं एग्जाम व्यू से। अब यहाँ पर जो है लॉग फेज और लैग फेज और स्टडी फेज, अब देखते हैं इसमें जो है क्या बातें जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
कहते हैं कि इस वक्र में वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको पता ही है कि प्रारंभिक यानी लैग प्रवस्था कहलाता है। यह वृद्धि का आरंभिक काल है जब वृद्धि दर अत्यंत धीमी गति से कार्य करता है। जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये फेज में जो है वृद्धि काल जो है बहुत ही धीमी गति से होती है, लेकिन जैसे ही मध्य लॉग प्रवस्था यानी मध्य लॉग में पहुंच जाता है तो ये काफ़ी वृद्धि जो है काफ़ी तेज गति से होने लग जाती है। यह तीव्र वृद्धि दिखाती है और संपूर्ण जीवन काल में सबसे अधिक होती है। यानी इस अवस्था में दोस्तों काफ़ी वृद्धि देखने को आपको मिलेगा। उसके पश्चात तीसरी स्थिर अवस्था जो आती है, स्थिर अवस्था यानी इसको हम स्टैंडिंग अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह अवस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती चली जाती है और अंत में रुक भी जाती है। कहते समय के इस कुल अंतराल को जिसमें हम वृद्धि की सभी अवस्थाएं पूरी होती है समग्र वृद्धि काल कहलाती है। इसको हम कह सकते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी समृद्धि काल जिसमें सबसे अधिक वृद्धि उसे हम कहते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहलाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। What do you mean to measurement of growth? So here, after knowing the different phases of growth, let us now to how to measuring growth in a plants. Growth in a plants begin to quantitative phenomena can be a measuring in the relations to be time. It can be measuring in a term of increasing the length or growth in case of stem roots and increasing the area of volume. It's mean to the in case of leaves and fruits and increasing in the numbers of cells as the algae, yeast and the bacteria. Let us discuss about some method of measuring of growth in this length. So here is the first method is a direct method. Direct method means we know that growth generally take place at the apical region of plant. So growth in a length can be directly measuring by the mean of the ordinary measuring scale at any particular interval of time. So here our first activity on for you, there is the aim of to use of ordinary scale to be a measuring growth in the length of the stem or plant in your garden. And what do you require? The here require is thread, a piece of stone and the measuring scale. There is the most important required of things. And what to do? The what to do means tie the stone at the once into the thread and take the length of the stem from above the soil surface with the help of their thread, and mark the length of the stem on the thread with the help of the pen, and put the thread on the scale and note down to the length. And there is a record the length of cuttings or date of activity. Repeat the procedure and at the interval of 1 week. In this any change of length there is so in this table there is a number of the week and the length of centimeter. You note down this length and measurement. You understand to the development for the length on plant. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वृद्धि मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ क्या होती है। वृद्धि मापन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको अगर पता है कि हम जो है हाइट अगर इसलिए हम नापते हैं कि हमें पता लगता है कि हम कितने सेंटीमीटर बड़े हो रहे हैं कि हमारा जो है ग्रोथ रुक गया है। तो ये सभी प्लांट में भी इसी प्रकार की जो मेजरमेंट देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेजरमेंट करने से ये होता है कि पौधे कैसे बढ़ रहे होते हैं, इसके विषय में हमें जो है सही सही जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ जानने के बाद जो है आप पौधों में वृद्धि मापन कैसे किया जाता है इसके विषय में सोचेंगे। पौधों में वृद्धि एक जो है परिणात्मक प्रक्रिया है जिसे समय के संबंध में मापा जा सकता है। यानी संबंध के में समय में मापा गया, इसे मापन के शब्दों में माप कहते हैं। यानी इसको मेजरमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। मेजरमेंट कई मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अगर 10वीं क्लास में अगर पढ़ा हो तो वहाँ पर जो है मेजरमेंट की हर एक तकनीक के बारे में हमने पढ़ा था और समझने की कोशिश भी किया था कि जो मेजरमेंट होती है किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर इसी बात पे चर्चा भी की गई है। कहते हैं लंबाई या वृद्धि में बढ़ोतरी के संदर्भ में ये सब होती है। इसमें तना और जड़ के लिए वृद्धि होती है। क्षेत्रफल तथा आयतन बढ़ोतरी के संदर्भ में भी होती है। पत्तियों और फलों के लिए भी होती है। कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के संदर्भ में शैवाल, ईस्ट और जो है जीवाणु के लिए जो जरूरी होती है। यानी सब जीवों में जो होती है वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि मेजरमेंट की जो है टेक्निक है, जो वृद्धि मापन की तकनीक है, तो पहला तकनीक इसमें क्या है।
दोस्तों ये इसमें पहला जो तकनीक है वो यही है कि प्रत्यक्ष वृद्धि। देखिए प्रत्यक्ष वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि वृद्धि अक्सर पौधों के शीर्ष भाग में होती है, इसलिए वृद्धि की लंबाई को सीधे ही मापा नहीं जा सकता। साधारण रूप में मापने वाले पैमानों से एक विशेष समय अंतराल के बाद मापा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है, जो किसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है, क्योंकि आप जो इसको सही तरीक़ा से नाप सकते हो और आपके सामने जो है वृद्धि दिखेगी। यानी आप जब किसी टेबल में इसको नोट करते रहोगे ना, तो आपको ग्रोथ जरूर दिखेगी। तो प्रत्यक्ष विधि जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी में एक क्रियाकलाप एक्टिविटी दी हुई है, और ये एक्टिविटी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से जो प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो इसको आपको समझना भी चाहिए, और इसको जो है अपने जो है पेज पे नोट डाउन भी करने की आवश्यकता रखता है। अगर क्रियाकलाप देखें तो सबसे पहले है हमारा उद्देश्य। देखिए उद्देश्य क्या होता है, कहते हैं साधारण पैमानों की सहायता से आपने बगीचों के जो है पौधे के तने की लंबाई मापा होगा। आपके जिन वस्तु की आवश्यकता होगी इसको मापने के लिए एक धागा, ठीक है, एक पत्थर का टुकड़ा और एक मापक पैमाना, ठीक है। जब आप मापोगे तो ये बात ध्यान रखना कि धागे के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बंधित होना जरूरी है, और मृदा की सतह के ऊपर से तने की लंबाई धागे की मदद से लीजिए। यानी ऊपर जो है मृदा की सतह, यानी जो है मिट्टी का सतह है, वहाँ से आप लंबाई को आपको लेने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। कहते हैं पेन की सहायता से आगे धागे द्वारा मापी गई लंबाई के तने के ऊपर निशान लगाइए और पैमानों पर धागों के रखिए और लंबाई के लिख लीजिए। क्रिया के तरीके जो है सही रिकॉर्ड तैयार भी करना पड़ेगा आपको। इस विधि को एक हफ्ते के अंतराल पर पुण्य कीजिए, क्योंकि एक हफ्ता कम से कम इस विधि को लगेगा, तभी पौधे में आपको ग्रोथ का जो है कुछ पदचिन्ह निशान जरूर दिखेंगे। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, और ये साधारण तौर पे आप कहीं भी आजमा सकते हो, चाहे घर में भी आजमा सकते हो एक गमले में पौधा लगा के। तो ये दोस्तों मेजरमेंट की सबसे अच्छी विधि है, और जिसको जो है प्रैक्टिकली रूप में भी किया जा सकता है। और इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप इसके लिए तालिका भी बना सकते हो, जिसमें आप हफ्ते का क्रम और लंबाई सेंटीमीटर में जो है कम से कम 5 दिन का रिकॉर्ड रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर ये 5 दिन के आपने रिकॉर्ड रख लिया तो ये आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक और समझने में काफ़ी आसान रहेगा। Our next is a measurement method is a axonometer. Friend, here axonometer is the most important method for more accurate measurement of length. We can use to the specially designed equipment called to the axonometer. Axonometer is the most important for measurement of method. We can use it is a measuring the rate of the growth of shoot length of plant. A thread is attached to be the tips of the stem of potted plant, and the thread is a hugs on the pulling of the axonometer. The other end of their thread is attached to be weight. The value is fixed with the long needles and which slide over to the graduated arc. As their stem grow in the length and the weight pull the thread down to their moment of the needle is a read on their scale of arc. Here show the axonometer is the most important meter. There is show their arc, their centimeter scale and pointer, and the pull is and thread and the weight. And there's all things are present here. And the here one pot on the potting has the tree, their plantation of plotting tree and standard. There is a bait on the increase is a down. The thread is like a pulling. There is a most important method for the axonometer for here. Axonometer is a scientific method, the measurement of plant growth. दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर एक्सोनोमीटर आ गया। देखिए एक्सोनोमीटर जो है एक साइंटिफिक मेथड है, नापने की विधि है, जिसको आप जो है बड़े पैमानों पे भी मापा जाता है। अगर साइंटिफिक रूल रेगुलेशन को देखा जाए तो कहते हैं लंबाई को अत्यंत सही मापन के लिए हम इसका विशेष प्रकार के उपकरण जो है, जिसको हम एक्सोनोमीटर के नाम से जानते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण का जो प्रयोग होता है हम पौधों को प्रभावी वृद्धि की लंबाई को मापने में भी करते हैं। गमले में लगे पौधों को जो है शीश में एक धागे बांधते हैं और धागे को जो है एक्सोनोमीटर की गिरनी पर लटका दिया जाता है, और धागे के दूसरे सिरों पर एक भार या वजन लटका देते हैं। गिरनी के कुछ साथ एक लंबी सुई लगा दी जाती है जो एक अंकित यहाँ पर चाप की पर घूमती रहती है। जैसे तने की लंबाई में वृद्धि होती है वजन वाला धागा नीचे झुक जाती है और चाप के पैमाने पर सुई की गति का जो पाठ्यक्रम बदल जाता है। तो ये बहुत आसान मेथड है, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करोगे तो इसमें यही बात दर्शाई गई है कि इसमें चित्र में भी आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक जो है स्केल लगा दिया गया है जिसको हम आर्क या चाप कहते हैं, और यहाँ पर जो है पौधे को धागे से बांध दिया गया है, ठीक है। और ये घिरनी लगा दी गई है
जैसे ये बाहर के यहाँ पर डाउन होता जाएगा, ये घिरनी नचेगी और इसके सुई के धागे जो कांटे जो हैं, जो संकेतक चिन्ह है, वो भी घूमने लग जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप संकेतक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ही स्थान यहाँ रखता है। और ये जो मेथड है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें हमें छोटा सा पौधे की आवश्यकता होती है और इसके लिए गमले में लगा पौधा भी आप ले सकते हो, जैसे इसमें चित्र में भी दिखाया गया है। और ये जो जैसे गिरनी नाचेगी वैसे वैसे जो है ये अपना जगह व्यवस्थित होती चली जाएगी। The one next topic is factor affecting a plant growth. Who is the factor that affecting a plant growth here? Generally, plant growth is influenced by a number of factors, both external and internal. The first of the external growth of factor here, the external factors are those factors present in the environment that affect the growth of plants directly, indirectly. These factors are the light, temperature, water, and mineral nutrient. And the first is light. Friend, their external factor is light, temperature, water, mineral nutrient, etc. And there is a first is the light. The light mean you have already learned about the necessity of the light for the process of photosynthesis. And besides the photosynthesis, light is also stimuli for a seed germination and growth of seedling and differentiation of various tissue, organ, and reproduction. There is a most important for the light on the all plants. Here the one fact, when the plant grow in the dark, they become a tall and yellowish at the beak and their leaves are very small. That is a fact is the most important here. But second is the temperature. Temperature is play the most important role in a growth of plant. Some plant grow in the cold climate and some in a hot climate. That is the most important thing here. The optimum temperature required for a growth of plant range between 228 to 30 Celsius, but it may be occurred in a temperature range of 4 to 45 Celsius. All the metabolic activity of plants are directly affected by the variation of temperature. There is the all the metabolic activity is the effect by the variation of temperature. A very low temperature causing injuries to their plant due to chillings and freezing, and very high temperature stop the growth. I have already learned to the preview chapter. There is a high temperature stop to the growth because enzymes are not active on the high temperature. There is the most important things. And next is a water. So water is also is the most important factor effect to the growth of plant. You have already learned that a plant absorbs water by its roots and use it is the photosynthesis and other biochemical process, and some of it is lost through the transpirations. For a proper growth of plants, a particular quantity of water is required. Both deficiency and excess of water react to the growth of plants. And the last is the fourth part here, a mineral nutrition. The mineral nutrition is the most important nutrition. In their lesson 9, the plant nutrition is also important for you, and we have already discussed the importance of mineral nutrition for the plant growth and development. All the metabolism process of require inorganic nutrition, the plant growth is a reversible effect by their deficiency of nutrient. दोस्तों यहाँ पर जो है हम अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, कहते हैं किसी चीज़ को प्रभावित जो है कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्रभावित करना कि नेचर का एक रूल है और यही रूल हर जगह लागू होती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी रूल रेगुलेशन हो। ठीक है, जैसे आप देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ही है, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनको ज़रूरी है इसकी। ठीक है, आज आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है बच्चों के लिए बनाता है। ठीक है, आपने कहा कि हमें हिंदी में भी डिस्प्ले चाहिए, हमें हिंदी में भी चाहिए, तो आपके ही कहने पे हमने ये किया। तो ये त्रिपाण सेंटर इस मानने में आपके लिए सदैव हेल्पफुल ही बना रहेगा। मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो जो बहुत कमज़ोर है, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के हेल्प के लिए। इसमें बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसको प्रोनाउंसिएशन करना कठिन होता है, कहते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए भी कठिन होता है। मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं तो एक कहते हैं भारत का निवासी हूँ, और यहाँ भारत में कहते हैं इतना भी अंग्रेज़ की तरह बोलने नहीं आता है। ठीक है, और आपको पता है कि वो अंग्रेज़ भी होते हैं, वो पूरे सेंटेंस नहीं बोलते हैं। मैं BA तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे कितने भी जो MA वाले बच्चे भी मेरे पास आते हैं, तो मैं सबको पढ़ाता हूँ, तो इतना क्षमता है मेरे पास।
अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन की एक वर्ड के लिए अगर आप सोचिएगा कि ये वर्ड गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, देखिए कहते हैं ना कोई भी इंसान के बहुत से स्ट्रेस होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं, फिर भी आपके लिए अग्रसर है, हमेशा आपके ही लिए कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलतियों का आप भी जो क्या इग्नोर कर देना ही बेहतर होता है और उसको आगे निकलने का ही जो है मार्गदर्शन, क्योंकि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आपको मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है कि आपको जो कोई कंसेप्ट हो वो अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे वो हिंदी में आए चाहे वो इंग्लिश में आए। हिंदी तो सिर्फ इसलिए बताई जाती है क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है और साइंस इंग्लिश में रहती है, तो कई वर्ड जो होते हैं साइंस में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लिए। तो ये बातों को हमेशा आप इग्नोर कर देना कि क्योंकि ये डिस्प्ले भी हो रहा होता है तो आप सही प्रोनाउंसिएशन भी कर लेना और बात समझने की कोशिश करना कि इसमें बताई क्या गई है और समझाई क्या गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है आपके लिए, क्योंकि कई बच्चे ये भी होते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कई वर्ड ऐसे होते हैं ना जिसको बोलना भी हम चाहें तो बोलना भी डिफ़िकल्ट होता है, और बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं वो अधूरा बोलते हैं। अगर आपने कभी नोट डाउन ना किया हो ना तो ये बात ध्यान देना कि अगर कोई इंस्टीट्यूट हो या कहीं भी हो वो प्रॉपर पूरा वर्ड नहीं बोलती हैं, वो थोड़ा सा काट देते हैं वर्ड को और आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। तो कहते हैं आप मैंने यहाँ बीए में भी एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना, कि जो इंग्लिश मैन होते हैं वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो उनकी होती है बैड नहीं होती है, टोटली बैड होती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बीए में पढ़ रहा हो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो उनका देखना एक चैप्टर है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, तो उसमें ये बात पूरे क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि इंडिया में तो फिर भी बहुत अच्छा लोग कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया में लोग कोशिश करते हैं तो पता है क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति अगर छोटा मोटा उनको वर्ड पता हो और बंदे ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो उसके बोर्ड के पीछे ही पड़ जाते हैं, शब्द के पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। तो मैं दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें प्रोत्साहित करना है किसी को, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना हमारा जो है इंग्लिश में फ्रेश होता है माइंड। जैसे आपको पता ही है कि आपको कोई चीज़ आपको याद करना हो तो बार बार आप पढ़ते हो तो याद होता है, तो उसी तरह से अगर बार बार प्रोनाउंसिएशन करोगे तो 100% एक समय आएगा जब आप खुद ही परफेक्ट बन जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि बार बार कोशिश करो, बार बार टॉपिक को समझो। ठीक है, कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है सिर्फ दूसरे बातों को नोट कर कर के अपना जो है जो मेन मकसद को भूल जाता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता है। आपको मेनली है अपना मकसद देखना कि आप जब ये वीडियो ओपन किया है तो आपने किस टॉपिक को समझना है, क्या वो टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए टॉपिक आपको समझ में आ गया तो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन का कोई अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं एक दो वर्डों का कोई मान्यता नहीं दी जाती है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि साइंस का वर्ड में तो क्या कहते हैं ना, आई और ई का डिफरेंस भी नहीं देखा जाता, क्योंकि बच्चे का रूल ही यही है। वो इंग्लिश नहीं लिख रहे हो आप यहाँ साइंस लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मुझे सब बातों की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कहते हैं आप बड़े हो, बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं जो बड़े बड़े घर के भी होते हैं, तो ये उनको ये बात समझना चाहिए कि मेरा मेन मकसद वीडियो देखने का क्या है कि हमें नॉलेज लेना है। ठीक है, हमें समझना है, और समझ में अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। और वो बातें आपको नहीं समझ में आ जो अधूरा रह गया, समझ लीजिए कि वो जानकारी सदैव अधूरा ही आपके पास रहेगा। जैसे त्रिपाण सेंटर कहता है कभी भी अधूरा जानकारी मत रखो, चाहे उसको हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझो, इंग्लिश में तो इंग्लिश में समझो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप जहाँ से भी मर्जी आपको समझ में आए आप समझने की कोशिश कीजिए, और हमारे जो देश है उसके सही विकास में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। क्योंकि आप अगर सही से पढ़ोगे, सही से आपका नॉलेज रहेगा, तभी जो है भारत के जो है समस्याओं का समाधान जो है उचित प्रकार से कर पाओगे। तो यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का उद्देश्य है। ठीक है, और साथ में आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर अच्छा लगता है तो इसको दूसरे बच्चे तक फॉरवर्ड करने का कर्तव्य आपका है। कहते हैं बार बार कर्तव्य याद नहीं दिलाई जाती, ये बात तो थी आपके लिए समझ के लिए। अब देखते हैं पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। देखिए अक्सर पौधे की वृद्धि बहुत ही बाहरी और आंतरिक कारणों से ही प्रभावित होती है। ये तो आपको भी नॉलेज होगा कि जो कोई चीज़ प्रभावित करता है वो कौन करता है, या तो बाहरी फैक्टर हो सकता है या आंतरिक हो सकता है। बाहरी मतलब बाहर और आंतरिक मतलब अंदर वाला फैक्टर, तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम बाहरी फैक्टर देखें तो बाहरी फैक्टर जो होती है वो कौन कौन सी होती है जो पौधे की वृद्धि के लिए प्रभावित करती है। एक तो सबसे पहला प्रकाश आता है,
प्रकाश के उतार चढ़ाव की वजह से जो है पौधों में बहुत तरह के वेरिएशन आती है। और तापमान अगर कमता बढ़ता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि तापमान बढ़ने से एंजाइम की प्रोसेसिंग जो होती है रुक जाती है, ठीक है। और पानी का तो पड़ता ही पड़ता है, तभी आपको पता है जो डिसॉर्ड होती है, जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं, वहाँ पौधा का सुचारू रूप से विकास नहीं हो पाता है, और होता भी है तो उनकी जड़ें बहुत लंबी हो जाती है और पत्ते जो होते हैं कांटा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और खनिज पोषक पदार्थों की तो इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसके बिना तो पौधे जो है ग्रीन भी रहना उनके लिए संभव नहीं है। तो ये सारे जो है बाहरी वृद्धि कारक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। प्रकाश, तापमान, पानी और खनिज पोषक पदार्थ। तो यहाँ सबसे पहले हमारे समक्ष आता है प्रकाश। अब देखिए प्रकाश कैसे प्रभावित करता है पादपों को, देखते हैं। दोस्तों यहाँ प्रकाश जो है, आप पहले ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि प्रकाश संश्लेषण में जो है लाइट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपने ये भी देखा था कि लाइट किस प्रकार की चाहिए जिसमें जो है ये फोटोसिंथेसिस होती है। कुछ लाइटें होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, जैसे ग्रीन लाइट में। तो ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो आप पुराने जो है वीडियो, पुराने चैप्टर सब जो है, पीछे वाला चैप्टर सब है, उनमें देख सकते हो प्लांट वाले में, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो है बीज, अंकुरण, नए पौधे की वृद्धि, विभिन्न ऊतकों तथा अंगों के विभेदन और जनन के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं प्रकाश कई मायने में इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे वो अंकुरण हो, बीज का, नए पौधे की वृद्धि हो, या विभिन्न ऊतकों का, अंगों का विभेदन हो, तो ज़रूरी है। अब देखिए जो प्रकाश है सिर्फ पौधों के लिए ज़रूरी नहीं होता, इंसानों के लिए भी ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर प्रकाश में आप नहीं रहोगे तो आपका हड्डी जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की वजह से क्या होता है, धूप की वजह से हमारे शरीर के जो कैल्शियम होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारे बोन को, यानी विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। और विटामिन डी कई मायने में हमारे जो है बोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो आप भी जानते हो। कहते हैं एक फैक्ट यहाँ पर रखता है कि जब पौधे जो होते हैं अंधेरे में उगते हैं तो वे लंबे और पीले और कमज़ोर होते हैं, उनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी हो। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट बताने की कोशिश किया है कि अंधेरे में, चाहे हम भी अगर मान लीजिए धूप में नहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी यही प्रोसेसिंग होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि अगर कोई पौधे को अगर धूप उसमें ना लगे, ठीक है, और अंधेरे कमरे में रख दो तो वो लंबे भी नहीं होंगे, पीले और कमज़ोर हो जाएंगे और इनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी रहेगी। सेम यही इंसान के लिए भी होता है। जो इंसान घर से निकलता है, कार में बैठता है, कार से ऑफिस में बैठता है, धूप का दर्शन नहीं होता, वो जो उनके जो हड्डी होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं और कई तरह के बीमारी जो है उनको सताते रहते हैं। सेम प्लांट में ही भी होता है। मैं कई बार बताया हूँ कि दोनों में जो है काफ़ी समानता देखने को मिला है, क्योंकि प्लांट है तभी हम हैं, हम हैं तभी प्लांट है। दोनों की प्रक्रियाएँ चलती रहती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ रहे हैं, अगर हम जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये चक्र है। अगर इस चक्र को अगर तोड़ दिया जाए ना तो 100% जो है पौधों के साथ इंसानियत का भी जो है और इंसानों का अस्तित्व भी यहाँ पर मिटते हुए नज़र आ सकती है। उसके पश्चात है हमारे समक्ष तापमान, टेम्परेचर। देखिए तापमान और टेम्परेचर कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत काफ़ी इफेक्ट करते हैं। देखिए कहते हैं इंसान के लिए भी जो है उच्च तापमान पे जीवन जीना संभव नहीं है, तो प्लांट का कैसे हो सकता है। अब देखिए बहुत से लोग जो है रेगिस्तान एरिया की साइड भी रहते हैं और बहुत से लोग जो है हिमालय में भी रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के साइड भी रहते हैं, और कुछ लोग जो है हार्श नॉर्मल टेम्परेचर भी रहते हैं। तो कहते हैं तापमान हर जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ जो है पौधे ठंडी जलवायु में उगते हैं और कुछ जो है गर्म जलवायु में भी अपने जीवन जो है चला सकते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए क्रांतिकीय तापमान यानी 28 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है। देखिए वो टेम्परेचर जहाँ इंसान भी अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता है, लेकिन यह 4 से लेकर 45 सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन इसके बिटवीन यानी 4 से 45 के बीच में हो सकता है। पौधों की उसी उपयुक्त क्रियाओं यानी प्रत्यक्ष रूप से तापमान में विभिन्नता के कारण प्रभावित होती है। अत्यधिक कम तापमान जैसे बर्फीली मौसम के कारण पौधे की ठंड तथा क्षति पहुंच जा सकती है और अधिक तापमान के कारण उनकी वृद्धि भी रुक सकती है, यानी कई हार्मोन जो होते हैं अपने वृद्धि करना बंद कर देते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सामान्य ताप रहता है तो सभी हार्मोन जो है क्रिया करने के लिए अग्रसर रहता है। अब यहाँ पर पानी के विषय में देखते हैं। कहते हैं वाटर जो है वो भी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है,
इंसानों के लिए जल ही जीवन है, जल नहीं है तो इंसान नहीं है। लेकिन पौधों के लिए कई मानने में यही बात यहाँ आती है, क्योंकि पौधे अपनी जड़ों द्वारा पानी का शोषण करते हैं, जिनके उपयोग वे प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं में करते हैं। उनमें से कुछ भाग जो है वर्षोत्सर्जन यानी पानी का हर्ष हो जाना। नहीं दोस्तों, पानी का हर्ष का मतलब ही होता है वर्षोत्सर्जन, और ये सभी पौधे करते हैं। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके द्वारा काफ़ी नष्ट भी होते हैं। पौधे की पर्याप्त वृद्धि के लिए पानी की एक विशेष मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की कमी और अधिकतम दोनों की पौधों की वृद्धि को रोक सकती है। देखिए, धान का पौधा जो होता है जहाँ पानी मांगता है, लेकिन अगर कोई पौधे को पानी में डाल देते हो अधिक मात्रा में तो वो तो सड़ जाएगा या गल जाएगा। लेकिन अगर पानी भी नहीं दोगे फिर भी उसके लिए नुकसानदायक है। तो वही कहते हैं ना कि कोई चीज़ सही मात्रा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो पौधे के लिए हो। तो उसके दोनों के लिए पानी जो है जीवन के समान है। कहते हैं खनिज पोषक पदार्थ। अब देखिए, हमने इसके बारे में चैप्टर 9 में जो है पूरी डिटेल पढ़ी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं पौधे की वृद्धि और प्रवर्धन के लिए खनिज पोषक पदार्थ की आवश्यकता के महत्व के बारे में हमने समझा है और जाना है। सभी औपचारिक क्रियाओं के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती ही होती है, और पौधे की वृद्धि के जो है ऊपर पोषक पदार्थ की कमी का जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अगर मान लीजिए पोषक पदार्थ नहीं होगा तो पौधों को जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए तभी किसान जो है पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम सारे का जो है छिड़काव किया करते हैं खेतों में, क्योंकि पौधों के इससे क्या हो, उनकी सही वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हो। द वन नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल ग्रोथ ऑफ फैक्टर। फ्रेंड, हियर इज द इंटरनल ग्रोथ. I have already learned to the external factor and the here internal growth of factor. In addition to the external factor, as I discussed above, there are some substance are produced in the plant body itself, which affect the growth of plant. There are called plant hormones, or phytohormones, or growth hormone. There is a three names of here: plant hormone, phytohormones, and growth hormone. A phytohormone is the organic substance produced in a small quantity in a one part of plant body and capable of the moving to other part. It's influence the growth of that part. That is the most important for here. Then one part plant a body capable to moving to other part is influenced to growth of that part. The growth of plant can be also influenced by the content synthetic chemical resembling of plant hormones both in a structure and function. These are called growth regulator. That is called to the growth regulator. The growth regulator is most important for the exam view. They are not produced by the plant naturally. The growth regulator are chemical substance other than the naturally produced hormone which are promote to the inhibit to the modify growth and the development in a plant. Here the naturally is a produced growth hormone are broadly grouped under 5 major class. There is auxin, globulins, and cytokinases, and the athonines, and the abscisic acid. Abscisic acid is a here. The here first topic is a auxilin. Auxilin means the auxilin is a growth promoter. There is auxins is a generally produced by the growing apex of stem and root of plant. The auxin is the most important hormone. There is a produced by the apex of stem and is a help in the innervations of the shoot and the root tips behind the apical meristem. The naturally produced auxin is an indole as a 3-acetic acid means IAA. There are also produced by the chemical synthesis which shows some physiologically response like a auxin, and some of synthetic auxin is the indole 3-periodic acid mean IBA means 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and there is called 2,4-D, and the naphthalene acetic acid means NAA. The Greek word is auxilin mean to grow. It is a first isolated from the human urine. There is a formation as a form of human urine, and the experiment above was performed by the fetus went on the octet seedling to the seed the effect of auxilins, and when the tips of octa salopatius and the earliest shot is removed, a growth stop. When the removal tips is placed on a block of agar and gelatinous materials for the seeds, and there about
on over. This agar is a block in them's place on the cut end of the seedling, and it was the observed that the growth of the seedlings started again. And it show that is there are some time that are pass from their cut tips into the agar block, which help to be a start the growth. This was a named axis, a plant hormone. The axilin is a plant hormone here. And what is the function of the axilin in a plant hormone? So here is a function of the axilin. Axilin is a promoter cell aggregations and is a suppressive to the growth of lateral bud. And if the tips of the plant is removed, there is a lateral branches and begin to grow. In a most of the plant apicals buds, especially in the development of lateral buds, and this is called to the apical dominance. There is apical dominance is the most important here, and is a delay fall of the leaves and the leaf obstructions. And there is NAA is a naphthalene acetic acid is a use for preventing fruit drops in an apple before there are a rip. There is a E point is a 2 and 4 2D dichloromethanoic acetic acid act is a dicot weticide. Weticide is the most important for the function of the axillins in a plant. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि के आंतरिक कारक। देखिए वृद्धि के हमने जो है पहले हमने बाहरी कारक के बारे में पढ़ा था, जिसमें तापमान टेम्परेचर सभी आए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इवन पानी भी आया था। ठीक है, अब जो हमारा है आंतरिक कारक, जिसमें हार्मोन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आंतरिक का मतलब होता है अंदर। तो अंदर जो है आपको पता है कि हार्मोन का ही अपना कार्य होता है और वही करता है सुचारू रूप से। कहते हैं वर्जित किए गए बाहरी कारकों के साथ साथ हम कुछ जोड़ सकते हैं। कुछ पदार्थों के पौधे अपने शरीर के उत्पन्न करते हैं जिनके पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी इसको 3 नाम से जाना जाता है, पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हो। कहते हैं फाइटो हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिन्हें बहुत कम मात्रा में पौधों के किसी एक भाग में उत्पादित किया जाता है और जो उस भाग के वृद्धि को प्रभावित करते हुए दूसरे भाग में गति करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है कि फाइटो हार्मोन जो होती है दोस्तों ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिन्हें बहुत कम मात्रा में पौधों के किसी एक भाग में उत्पादित किया जाता है और ये दूसरे पार्ट को जो है भागों में गति करवाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते पौधे की वृद्धि को कई अन्य रसायन से भी प्रभावित होती है जिनकी संरचनात्मक कार्य बिल्कुल पादप हार्मोन के समान ही देखा जाता है, यानी पादप हार्मोन के समान ही दिखते हैं। इसको वृद्धि नियामक यानी ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, यानी इसको सिंपल भाषा में जो है आप वृद्धि नियामक कह दोगे या ग्रोथ रेगुलेटर भी कहोगे। ये पौधे द्वारा प्राकृतिक रूप से जो है उत्पादित नहीं होते हैं, ये मनुष्य द्वारा जो है इस्तेमाल करके दिया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। कहते हैं वृद्धि नियामक रासायनिक पदार्थ भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले हार्मोन के सामान्य ही पौधों में वृद्धि और परिवर्धन को बढ़ाते हैं, रोकते अथवा उत्प्रेरित करते हैं। देखिए दोस्तों हार्मोन जो होता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका अदा करता है, चाहे पौधे की वृद्धि में हो या परिवर्धन के पौधों में हो या पौधों की वृद्धि रोकने में हो या कई रूपांतरण में हो, तो सभी जगह जो है पौधे की वृद्धि के लिए हार्मोन जो है उत्तरदायी होती है। ऐसा ही इंसानों में भी होता है, यानी इंसानों के जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कई मानवों में जो शरीर के जो है विकास और वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और कहते हैं इंसानों में अगर हार्मोन रुक गया तो उस पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही जो है प्रभाव हमें प्लांट पे भी देखने को मिलता है। कहते हैं जो हार्मोन जो है प्लांट में आप देखोगे वही हार्मोन जो है इंसानों के भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं, जैसे ऑक्सीन हो गया, जिब्रोलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया और एबोसिटिक अम्ल हो गया। एबोसिटिक अम्ल यानी सारे के सारे जो होते हैं वृद्धि के लिए उद्दीपित होते हैं और वृद्धि के लिए कारक भी माने जाते हैं। इसी से पौधे जो है वृद्धि और जो है सारे प्रक्रिया इन्हीं हार्मोनों के द्वारा ही अपना जो है संपन्न करती है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन का क्या कार्य है और ऑक्सीन होती क्या है। कहते हैं ऑक्सीन जो होती है अपना एक विशेष स्थान रखती है। ऑक्सीन एक ऐसी वृद्धि कारक है जो पौधों के तने और जड़ों में बढ़ते हुए शीश द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए ये उत्पन्न होने का जगह कहाँ होता है, जड़ों और तनों में होती है। ठीक है, जड़ों और तनों में होती है और यह प्रोत तथा जड़ों के शीश के पीछे स्थित विभोजक के लंबाई में बढ़ने में मदद करती है, यानी इसके जो शूट होते हैं उसको बढ़ने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान देते हैं। कहते हैं ये प्राकृतिक रूप से उत्पादित इंडो 3 एसिडिक
एसिड यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड अथवा इसको हम IAA के नाम से भी जानते हैं, यह रासायनिक संश्लेषण द्वारा भी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो ऑक्सीजन के सामान्य ही कार्यरत प्रक्रिया के रूप में कृत्रिम ऑक्सीजन इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, ये सिंपली बात बताया जाए तो ये पौधों में तो उत्पन्न होती है, लेकिन जनरली अब जो है नेचुरली इफेक्ट को डाल के आप जो है कृत्रिम चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी कृत्रिम रूप में जो होती है इसमें इंडोल 3 एवोटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए 2 और 4 डाइक्लोरोफिनोक्लोस एसिटिक अम्ल यानी डाइक्लोरोफिनोक्लोस एसिटिक अम्ल, जिसको 2,4-AD भी कहते हैं, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देता है। साथ में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होती है यानी Na जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, जो कि इंसानों के द्वारा निर्मित होती है। अगर हम देखें एक्सोन का मतलब क्या होता है, एक्सेन का मतलब यही होता है कि इसे वृद्धि करना, इसका मतलब ही होता है एक्सीजन का मतलब यही होता है वृद्धि करना, और ये सब प्रथम जो है मनुष्य के मूत्र के पृथक किया गया था, यानी ये जो था मनुष्य के मूत्र में मिला था। ठीक है, तब से जाके ये हार्मोन जो है काफ़ी जो है लोगों के बातों में आया है, लोगों के जो है नज़रियों में आया है। कहते हैं फिस्टल वेस्ट यानी फिस्टल वेंट ने जय के पौधों पर ऑक्सीजन का प्रभाव देखने के लिए एक प्रयोग भी किया था। जब जय के प्रयुक्त चोल यानी कोलेप्टल्स आरंभिक पर्वों में शीश को काट कर हटा दिया जाता है, तब उसकी वृद्धि रुक जाती है। कटे हुए शीश को एगार के ब्लॉक पर समुद्री अवतुल से प्राप्त जो जिलेस्टोन्स पदार्थ प्राय 1 घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद इस अगार पर रखी गई पौधे और काटी हुई पौधे पर रख दिया जाता है। यह देखा गया कि पौधे में फिर से वृद्धि शुरू हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर एक कुछ ऐसा था जो कटे हुए शीश के अगार ब्लॉक पर पहुँच गया और जिससे वो वृद्धि दोबारा शुरू हो गया। इस वस्तु का जो है नाम पादप हार्मोन ऑक्सीजन दिया गया। तो देखिए, ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसको अगार पे किया गया था। अगार जो है केमिकल होता है, तो कहते हैं उस पर जो है पौधों को काट के डाल दिया गया, कटे हुए शीश को अगार के ऊपर डाला गया और फिर जो है इसको दूसरे पौधों को ला के वहाँ रखा गया, और देखिए अगार पे जो है पौधा धीरे धीरे वृद्धि करने लग गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं अगार जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए भी अगार अत्यंत महत्वपूर्ण जो है केमिकल रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर है ऑक्सीजन के कार्य। देखिए, ऑक्सीजन का कार्य क्या है, अब कार्य भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये कोशिका की लंबाई बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है, यानी कोशिकाओं की लंबाई के लिए ये उत्तरदायी होती है। यह पार्श्वमुकुलन की वृद्धि को भी रोकता है। यदि पौधों के शीश को काट दिया जाए तो पार्श्व शाखाएं वृद्धि करना आरंभ कर देती है, और अधिकतर पौधों में शीश के मुकुलन और पार्श्व मुकुलनों की वृद्धि को ही रोकता है। इसे ही हम शीश प्रभावित कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है अपने स्थान पर, मुकुलन की वृद्धि को भी रोकता है ऑक्सीजन, और ये पौधों के शीश को हटा दिया गया तो ये शाखाएं वृद्धि करना भी आरंभ कर देती है। तो ये जो है ऑक्सीजन के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में से एक माना जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो ये पत्ती का जो है गिरना भी रोकता है, यानी ऑक्सीजन की वजह से ही पत्ती जो है गिरने से रुक सकती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है पत्ते गिर जाते हैं, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का जो है कार्य में से आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है NaA यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड। देखिए, नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो है को सेब को पकने से पहले गिरने को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेब जो है नीचे गिर के खराब हो जाता है, इसलिए जो है Na नैप्थलीन एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है सेब को पकने से पहले गिरने से रोकने के लिए इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद है हमारे समक्ष 2,4-D-24 डाक्सोफ्लोरोक्सी एसिडिक एसिड। ये जो होता है अब्तुलनाशी यानी विटिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटिसाइड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम साफ शब्दों में जो है क्या कह सकते हैं, इसको खरपतवार नाशक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। द नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन। फ्रेंड, जिब्रेलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन हियर। जिब्रेलिन्स आर जिब्रेलिक एसिड. That is called gibberellic acid was initially isolated from the fungus Gibberella. Gibberella means figocory. Figocory in the plant in there produce a embryos, root and the young leaves, and it is a enhanced the growth. There is the most important hormone for the gibberellins. There, what is the function of the gibberellins? So here, it is a help to the ignorant to stem genetically draft plants. By using the gibberellins, their high of their dove and plant can be increased, and it's a break dormancy of seeds and buds. It's an induce of parathyrocarpus is a formation of the seedless
without fertilization or provide stimulus received by the pollination. That is the most important function for air. The formation of seedless fruit without fertilization or provide stimulus or received by pollination. तो यहाँ पर जो है जिबरेलिन के बारे में जो है हम जानेंगे। जिबरेलिन जो है हमारा दूसरा टाइप के हार्मोन है जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। कहते हैं जिबरेलिन या इसको जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जिब्रेलिन जो होती है जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पहले जिब्रेलिक कवक यानी फिजिकोराई से निकाला गया था। यानी फिजिकोराई एक तरह का कवक था, ठीक है, जिब्रेलिन कवक था जिससे ये इसको निकाला गया था, इसलिए इसका नाम जो है जिब्रेलिन रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि फिजिकोराई से निकालने से इसका था। पौधों में ये भ्रूण और जड़ें तथा युवा पत्तियों उनके वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इनका जो है कार्य होती है और कितना इंपॉर्टेंट जो है ये होते हैं। ये मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? अगर आप देखिएगा भ्रूण देखिएगा, जड़ें देखिएगा या युवा पत्तियाँ, जो भी मतलब अभी पत्तियाँ बनी हैं उनमें जो है जिब्रेलिन नामक जो है आपको हार्मोन पाया जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? देखिए कार्य के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये कुछ विशेष पौधों के तने की लंबाई बढ़ने में मदद करती है, यानी ग्रोथ ऑफ जो है पौधों का जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होती हैं। जिब्रेलिन के उपयोग से पौधे जो है होते हैं लंबाई भी बढ़ जाती है, यानी जो बौने पौधे होते हैं उनकी भी लंबाई बढ़ जाती है। तो जिब्रेलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है प्लांटों में। कहते हैं ये बीजों तथा मुकुलों की प्रस्तुत अवस्था समाप्त कर देती है, यानी बीजों और मुकुलों की जो है प्रस्तुति अवस्था को समाप्त कर देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। यह जो है अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के बिना बीज वाले फलों का निर्माण में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। यानी जिन पौधों ने बीज देने की क्षमता खो दिया है या फलों के निर्माण की क्षमता खो दिया, उनमें भी ये जो जिब्रेलिन नाम के जो है हार्मोन कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ये कहाँ पाया जाता है? भ्रूणों, जड़ों, युवा पत्तियों में पाया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग क्या है? ये जो है पौधों के जो लंबाई बढ़ने में हेल्प करती है और जो है बिना निषेचन के बिना बीज वाले फलों के निर्माण में भी ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है। तो यही बात आपको यहाँ पर याद रखना है। द नेक्स्ट हार्मोन इज द साइटोकाइनेसिस. Friend, here the cytokinesis is the most important hormone here. There is a third, where is excreted from the coconut milk. There is the form from the coconut milk, and cytokinesis are synthesized in the root apex and endosperm of the seeds and the young fruits, where a cell division take place continually. There is a formation of hair, root apex and endosperm of seed and young fruits. There is cell division take place. There is the most important of cytokinesis and here function. The function of the cytokinesis here, there is stimulate cell division, cell aggregation and the cell differentiation, and they prevent to against of plant products, and they inhibit to the apical dominance and the help in the growth of lateral roots into the branches. There is a most important function here, the apical dominance and the help in the growth of lateral roots into branches. There is a most important feature here. दोस्तों यहाँ पर जो है साइटोकाइनेसिस के जो है अपना एक इम्पोर्टेंट महत्व है। कहते हैं इनको नारियल के दूध से निष्कासित से प्राप्त करते हैं, यानी इसको कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? कोकोनट मिल्क से प्राप्त करते हैं, जो कि आपको समझ होना चाहिए कि निष्कासित कहाँ से किया जाता है? नारियल के दूध के से निष्कासित किया जाता है। साइटोकाइनेसिस जड़ों के शीर्ष, बीजों के भ्रूण पोषण में, नए फलों आदि में संश्लेषित होती है और यहाँ पर कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। देखिए ये साइटोकाइनेसिस हार्मोन जो है काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ये प्राप्त सबसे पहले कहाँ होती है? तो नारियल के दूध के रूप में प्राप्त होती है। अगर आप देखोगे तो जड़ों में भी पाया जाएगा और बीजों में, और जो है भ्रूण पोषण के नए पौधों के फलों में भी ये जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कहते हैं साइटोकाइनेसिस के कार्य क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं कोशिका विभाजन हो, कोशिका विस्तारण हो, अभिवेदन हो, सभी जगह जो है साइटोकाइनेसिस का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है विभाजन करने में, चाहे वो कोशिका विभाजन हो या कोशिका विस्तारण हो। तो यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो है बात रखता है। कहते हैं ये पौधे के अंगों को जो जीर्णता को रोकता है, यानी पौधों के जो अंगों का जीर्णता होती है उनको रोकने में ये काफ़ी जो है साइटोकाइनेसिस हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। कहते हैं ये शीर्ष स्थल प्रभावित को रोकते हैं तथा पार्श्व मुकुलन की वृद्धि में भी काफ़ी हद तक ये मदद करता है।
The next hormone is ethylene. Ethylene is the gaseous hormone. That is the most important hormone here. The ethylene is a gaseous hormone. It is found is a ripening fruit. The ripening fruits is there and young flower and the young leaves. There is the most important you are found to the fruits, ripening fruits, young flowers and young leaves. There is a function of the ethylene. It is introduced to the ripenings of fruits. The ripenings, the reason beings of fruit are present of hormone ethylene. There is a fruit ripening means of ethylene hormone is present here. The banana also is ripening for the some time of room temperature. It's a promote to the sensitivity of the absence of leaves and flower. And in a cell, it's only increasing the vowel not via length. There is the most important function. And the next is and final abscisic acid. There is a fifth is a hormone abscisic acid. Abscisic acid is known as the dominant. It is naturally occurring to growth of inhabit from to in the wide variety of plants and is a synthesis in the leaves. There is a most important there is synthesis of the leaf and the function of abscisic acid here. It is introduced to the dominancy of the buds and the seeds are opposite to the gibberellin and which a break a demorances and it's a promote to the sensitivity of leaves as the fall of the leaves happen due to the abscisic acid. It's an habit to seed germination and development. It's a causing the closing of the stomata also. There is a most important function here, the closing of the stomata. दोस्तों यहाँ पर जो है एथिलीन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन माना गया है। कहते हैं ये गैसीय फॉर्म में उपलब्ध होती है, यानी गैस के रूप में ये हार्मोन प्रेजेंट होती है। ये पके हुए फलों, फूलों और पत्तियों में भी पाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये फलों, फूलों और पत्तियों में पाया जाता है। कहते हैं एथिलीन के क्या कार्य होते हैं ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फलों को पकने को लिए प्रेरित करता है। देखिए फल जो पका हुआ होता है कई मायने में इसी हार्मोन का उत्तरदायी होती है, क्योंकि एथिलीन्स जो होती है वो फल को पकने में मदद करती है और ये हार्मोन जो है ग्रोथ को काफ़ी तेज करती है, जिसकी वजह से फल जो है बहुत जल्दी पक जाता है। अगर अगला पॉइंट देखा जाए दोस्तों तो ये कहता है कि ये पत्तियों और फूलों की विनयता और विलंघन को बढ़ाता है, यानी एक प्रोमोटर का कार्य करता है पत्तियों और फूलों के आगे उद्दीपित होने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये कोशिकाओं की केवल चौड़ाई में वृद्धि करता है, लंबाई में नहीं करता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह कोशिकाओं की केवल चौड़ाई में वृद्धि करता है, लंबाई में नहीं करता। तो ये सारे काम इसी हार्मोन का है। कहते हैं अगला और अंतिम हमारा जो हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है वो पाँचवा है, जिसे हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं, यानी एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एब्सिसिक एसिड जो होती है दोस्तों कई मायने में ड्रोमिन नाम से भी जाना जाता है। इसको हम ड्रोमिन नाम से भी जानते हैं, जो बहुत सारे पौधों में प्राकृतिक वृद्धि निमायक रूप में पाया जाता है और ये पत्तियों में संश्लेषित होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है कि पत्तियों में संश्लेषित होती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप में ये जो है एब्सिसिक एसिड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए अगर आप कार्य इसके जानोगे तब समझ में आएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले तो यही कहते हैं कि एसिडिक एसिड के कार्य क्या होते हैं। देखिए ये जिबरेलिन के विपरीत यह मुकुलों और बीजों में सुतु अवस्थाओं को प्रेरित करता है। कहते हैं सुत अवस्थाओं को तोड़ता है, जोड़ता है और तोड़ता है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर ये निभाता है। ये पत्तियों की विविधता को बढ़ाता है और इसका अर्थ है कि पत्तियों का झड़ना एब्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। आप देखते हो कि पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, और पत्ते कब झड़ते हैं जब सर्दियाँ पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि एब्सिसिक एसिड जो होती है उस समय कार्यशील होती है पत्तियों में, तो जिसकी वजह से जो है ये झाड़ देती है। यानी इसी के कारण जो होता है दोस्तों पत्तियाँ झड़ना एब्सिसिक एसिड के कारण ही संभव है। कहते हैं ये बीज अंकुरण और परिवर्धन को भी रोकता है। यानी देखिए कोई फ्रूट होता है, फल होता है, तो वो अंकुरित नहीं होती है। रीजन्स ये होता है कि उसमें जो है एब्सिसिक एसिड नाम के जो है हार्मोन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये बीज अंकुरण और परिवर्धन नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। Our next topic is practically application of growth regulator. There is a most important topic here. Practically application of growth regulators. We have already discussed that why using to the various type of growth regulators. We can promote to the inhibit or modify growth and development in plants. Nowadays, this is widely used by the horticulturists to the boost their production. There is a mainly use the horticulturist is to the boost of the production
and some of the application are. So what is application here? The application is the most important here. With the help of the axanis and gibberellin, seedless variety of fruits can be produced. There is the most important for the purpose as the axanin and gibberellin, seedless variety fruit can be produced. There is a main growth regulator. You might have been to seedless grapes and papaya in the market. And earlier flowering in some plant is possible by applying growth regulator. The flowering is some plant is possible by applying the growth regulator. With the use of hormones, some fruits can be ripened at an earlier stage. There is the most important for this hormone. There with the use of hormones, some fruits can be ripened at the earlier stage, and germination in a seed can be possible by apply or axanin. And germination of the potatoes and the onion can be stopped in the storage by the application of their regulators. There is a most important feature here. A germination of potatoes and onion can be stopped in a storage by application of growth inhibition. There is a most important here. कहते हैं दोस्तों यहाँ वृद्धि नियामक का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है काफ़ी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वृद्धि नियामकों का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विविध प्रकार के जो वृद्धि नियामकों का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि और परिवर्धन को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ जो है बढ़ना चाहता है, ठीक है, तभी जाके जो है उसमें काफ़ी मानने में जो है सब कुछ प्राप्त होती है। कहते हैं समय से पहले कुछ भी नहीं प्राप्त होती है, ये परम सत्य है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है। कहते हैं हर पौधा हो चाहे इंसान हो, जब तक उसका समय नहीं आता तब तक कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इंसानों की गलतियों की वजह से जो है हम समय से पहले ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जो समय से पहले प्राप्त करने की कोशिश करता है वो सदैव ही नुकसान रहता है या नष्ट हो जाता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो कहते हैं वृद्धि और न्याय के व्यवहारिक अनुपयोग ही होती है, अगर ये समय पे ना हो तो ये खतरनाक भी सिद्ध होती है। कहते हैं वृद्धि नियामक व्यवहारिक अनुपयोग भी यही होता है, ये सब व्यवहारिक में आते हैं दोस्तों। कहते हैं कि अगर वृद्धि न्याय का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं तो रोक भी सकते हैं या बदलाव भी कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये सारे हम कर सकते हैं तो कई मानने में जो है इंसान ने कई भी चीज़ों पर जो है कंट्रोल करना सीख गया है। आजकल अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए बागवानी विशेषज्ञों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया जा रहा है। अब देखिए कहते हैं आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के विरुद्ध हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत से बागवानी, अब कारण क्या है? जनसंख्या कारण है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही हमें लोग बढ़ेंगे तो उतना ही हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तो हम भी जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और जो उत्पादन करने का साधन है उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यही कारण होता है कि इसका अनुपयोग क्या है। यहाँ अनुपयोग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उपयोग है ही नहीं, ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको यूजेस कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। यानी ये हम प्रयोग करेंगे, उपयोग में आएगा ये। यहाँ अनुपयोग वर्ड दिया हुआ है तो कई बच्चे जो हैं कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अनुपयोग मतलब इसका उपयोग नहीं होना, यानी डिसएडवांटेज आ जाता है। लेकिन नहीं, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कहते हैं ऑक्सीजन और जिबरेलिन की मदद को जो है बीज रहित फलों के विभिन्न प्रकारों के उत्पन्न किया जा सकता है। और आपने बाज़ारों में जो देखा ही होगा बीज रहित अंगूर हो या पपीता हो, ठीक है, ये सब इसी का ही देन है। आज हम जो बीज रहित चीज़ें खा रहे हैं सब इसी का देन है, और शायद ये बचा भी हुआ है तो साइंस का ही कुछ कमाल है। नहीं तो बीज उत्पन्न ना करना इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाना। जैसे आपको पता है अगर कोई माता पिता बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हैं तो उसका वंशज जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सेम पौधों में भी यही बात निर्धारित होती है। लेकिन इंसानों ने भी अपने जैसे बनाने का जो है फार्मूला ढूंढ लिया है, जिसको IVF कहते हैं। IVF के थ्रू अगर माँ अगर बच्चों को जन्म नहीं दे सकती या फादर नहीं दे सकता तो माँ के गर्भ में जो है बच्चों को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। आपने गुड न्यूज़ फिल्म भी देखा होगा, उसमें भी इसी बात पर चर्चा की गई थी। तो IVF जो होती है कई मानने में उसी प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ही कार्य करती है। कहते हैं वृद्धि नियामकों के प्रयोग से कुछ पौधों में जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया संभव हो चुकी है। अब देखिए वृद्धि नियामक के कारण क्या होता है दोस्तों कि जो पौधे जल्दी फूल नहीं दे रहे होते हैं उनमें भी फूल लाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। यानी वही बात आ गई, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल यौवन ग्रहण कर लेते हैं तो उनका जो शरीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये बात जो है पौधों में इन्होंने लागू कर दिया है। तो पौधे भी जो होते हैं कम उम्र में ही उनमें जो है पौधों के जल्दी पुष्पन आने लग जाते हैं।
जैसे आजकल बच्चों में भी देखने को मिला है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं सही मानने में सही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, देखिए पौधा बच्चा है, अगर उसमें फूल फल आने लग जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सेम यही कारण इंसानों में भी है कि छोटे उम्र में बच्चों के अगर बॉडी में अगर बढ़ोतरी आ जाता है, बॉडी में अगर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये इस बात का जो है खंडन मैं भी करता हूँ कि यहाँ पर जो है विधि निर्णायक को इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है चाहे इंसान हो चाहे पौधे हो, दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। हार्मोनों के उपयोग के कारण फलों की परिपक्वता अवस्था में फल पक सकते हैं। यानी इस हार्मोन को देखो, आपको पता ही है कि हार्मोन का उपयोग करने से जो फल कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आम पकने से पहले ही आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, तो इनको जो है इन्हीं कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ही पकाया जाता है और आप तक परोसा जाता है। तो कई मायने में वो हार्मोन उस फलों में भी होता है, और वही फल जो है बच्चे खा रहे होते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंसानों पर भी प्रभाव डालता है। तभी आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों में जो है जो बॉडी के जो चेंजेस आ जाते हैं वो सही नहीं होते हैं। जो इनका 14-15 साल में आना चाहिए वो उनका 8 या 9 साल में ही आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कदाचित सही नहीं है, क्योंकि फल को भी आज उन्हीं हार्मोनों से पकाया जा रहा है जो हार्मोन से जो है इनके फलों में और वृद्धि करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार को इसके प्रति जो है जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कोई चीज़ समय से पहले हो जाता है तो संभवतः वो जो है नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। लेकिन आज लोग कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बातों को रोकना जो है सभी व्यक्तियों के लिए दायित्व है। कहते हैं फल को पकाना है तो कई और भी तरीके हो सकते हैं जो नेचुरल तरीका होता है, लेकिन हार्मोन का यूज़ करना कभी भी उचित नहीं है। ये जग कल्याण के लिए भी खतरनाक ही सिद्ध होगा। कहते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करने से बीजों का अंकुरण भी संभव हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन हार्मोन यूज़ करने से क्या होता है, बीज जो होता है अंकुर जाती है। तो ये भी जो है हम जल्दबाजी में किए गए कार्य सब है। ये सारे जो होते हैं पौधों के साथ भी जल्दबाजी में किया गया चीज़ें होती है, जो शायद पौधे भी आज आने वाला समय में बर्दाश्त ना कर पाए और वो फर्टिलाइज ना हो पाए या कोई ना कोई गुण जरूर खो देंगे। तो शायद इस बात के लिए जो है हम लोग अनभिज्ञ हैं, और आने वाला जब समय में मुसीबत आएगा तो हम इस बात से जो है अफसोस ही मनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कई मायने में सही नहीं होती है। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है, आलू और प्याज के भंडारण के समय वृद्धि नियामकों के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। देखिए प्याज और आलू के भंडारण के समय जो है वृद्धि न्यायक के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। अब देखिए हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि आलू और प्याज भंडारण से पहले ही जो है उसमें अंकुरण आ जाती है और ख़राब हो जाती है, जो उपयोग करने लायक नहीं रहती है। तो इस हार्मोन का उपयोग करके जो है हम कई मायने में जो है उसको अंकुरण को होने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए कुछ अच्छी बात है कि हम अंकुरण को रोक सकते हैं। तो ये हार्मोन जो है कई मायने में हमारे बॉडी में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसको हम खाएंगे तो 100% है कि हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं कुछ चीज़ों को जो है हमें बैन भी करना चाहिए और कुछ चीज़ों को जो है प्राकृतिक रूप में रखने की व्यवस्था भी करना चाहिए।